यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नरेंद्र मोदी का सुदर्शन चक्र वैसा ही होगा जैसा इजराइल के पास आयरन डोम है, जैसे अमेरिका में गोल्डन डोम पर काम हो रहा है। सुदर्शन चक्र से पूरे भारत को नरेंद्र मोदी लैस कर देंगे और इसके बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नरेंद्र मोदी जिस सुदर्शन चक्र के बारे में बात कर रहे थे आज, वो सुदर्शन चक्र कैसा होगा इसको भी समझिए। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ यह दुश्मन के हमले नाकाम करेगा, बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिटबैक करेगा। नरेंद्र मोदी का महाप्लान यह है कि अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिवेट कर दिया जाए। अस्पतालों में, रेलवे में, आस्था के केंद्रों में, हर महत्वपूर्ण जगह पर नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा कवच दिया जाए। यानी हर जगह इतनी सेफ हो कि आम आदमी को चिंता ही न रहे। सुनिए पीएम ने सुदर्शन चक्र के बारे में लाल किले से क्या बताया। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी बहुत सारा सिस्टम सुधारने में लगे हुए हैं और अगला चैप्टर उसी पर है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तमाम घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार पीएम मोदी एनआरसी लाने का प्लान बना चुके हैं। क्या, अब इसके बारे में बताता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। पीएम ने घुसपैठियों पर आज जो बात कही है, वो बात दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को इससे आग भी लगी होगी, क्योंकि जब भी घुसपैठियों को निकालने की बात आती है तो एक इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में आ जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या हों, जब भी इनको चुन चुन कर बाहर फेंकने की बात करो, विरोध शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ऐसे घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है और ये लोग आसानी से सिस्टम में घुसपैठ करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लेते हैं। लेकिन आज पीएम ने लाल किले से बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कह दिया कि इस देश में यह सफाई अभियान शुरू होगा, मिशन मोड में होगा। सुनिए जरा। चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश
सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि घुसपैठिए अब इस देश में नहीं चलेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से एनआरसी आने वाली है यह कह दिया है क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जो करने वाले होते हैं वो पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही। पीएम ने कहा कि षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता। अब वो मिशन मोड पर इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि ये जो डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है साजिश के तहत हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं और वो मिशन मोड में काम करके तय समय में रिजल्ट देगा। और इसीलिए कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एनआरसी का इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट है? खैर वो तो वक्त तय कर देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस डेमोग्राफिकल चेंज की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। डेमोग्राफी में बदलाव यानी किसी एक इलाके में एक समुदाय की जनसंख्या का अचानक बढ़ना और बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आना। इस तरह से जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कई वजह होती हैं, जिनमें से घुसपैठ एक बड़ी वजह है। इसी का जिक्र पीएम मोदी ने आज लाल किले से भी किया। डेमोग्राफी के परिवर्तन पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी ईएसी पीएम ने एक रिपोर्ट बनाई। 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी 7.8% घटकर 78% के आसपास हो गई और इसी दौरान भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर करीब 14%। इसी तरह से प्यू रिसर्च के मुताबिक 1951 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी 5 गुना बढ़ी है उनकी रिपोर्ट में। इसी दौरान भारत में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी। पीएम मोदी ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया उसके तहत क्या किया जाएगा यह भी आपको बताता हूं। घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए डेडलाइन बेस्ड एक्शन होगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बॉर्डर वाले राज्यों पर डेमोग्राफी परिवर्तन पर नजर रखेगा। बॉर्डर वाले इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश को नाकाम करेगा। घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भाई भारत के मुसलमान पर अटैक होगा, भाई जो भारत में रह रहा मुसलमान है उस पर कोई अटैक नहीं, लेकिन कहीं से कोई बांग्लादेशी आ जाए, कोई रोहिंग्या आ जाए और उसको भी हम खिलाते पिलाते रहें, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये क्लियर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। पीएम मोदी ने पहले एक बार कहीं कहा था कि वो जो करते हैं बताकर करते हैं। अपने भाषणों में अगले फैसले या अगले स्टेप के बारे में उनकी जानकारी होती है, पब्लिक समझ नहीं पाती। आज पीएम मोदी ने डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ मिशन मोड में काम की बात कही और डेमोग्राफी परिवर्तन रोकने के लिए सबसे जरूरी स्टेप एनआरसी है। तो क्या यह एनआरसी की तरफ इशारा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मॉनसून सत्र में ही ऐसा कुछ हो सकता है या फिर एनआरसी जैसी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? क्योंकि एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पहले भी अपनी गंभीरता दिखा चुकी है। इसलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को लोग एनआरसी से जोड़कर भी चर्चा कर रहे हैं। जब पीएम बोल रहे थे इसके बारे में तो अमित शाह बहुत जोर शोर से ताली बजा रहे थे
और अगर एनआरसी आएगा तो गृह मंत्रालय को ही करना रहेगा ये सब। तो क्या ये संकेत है एनआरसी का, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से बताया कि घुसपैठियों से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो घुसपैठियों की चर्चा तक नहीं होने देना चाहते। जब भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की बात आती है, ये लोग खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को समझना होगा कि घुसपैठियों की समस्या देश की समस्या है। और आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। साल 2024 में 1049 लोग बिना वैध दस्तावेज के पकड़े गए। इस साल जुलाई तक 3536 लोगों को बीएसएफ ने बिना दस्तावेज के पकड़ा है। 2024 में बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 2425 लोग पकड़े गए। इस साल जुलाई तक बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश में 1372 लोग पकड़े गए। पीएम मोदी ने डेमोग्राफी परिवर्तन के खतरे भी गिनाए। इससे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा है। लेकिन पीएम मोदी के बयान पर भी इंडी गठबंधन पॉलिटिक्स कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज की बात करने वाले ये बताएं कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और आज कितना है। सुनिए अखिलेश यादव। भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में। डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। इस सवाल को अखिलेश यादव क्यों पूछ रहे हैं, ये सिर्फ वही समझ पाए कि क्षेत्रफल क्या। अरे यहां बात डेमोग्राफी की हो रही है, जो घुसपैठी है उनको निकालने की हो रही है, वो क्षेत्रफल पे चले। अखिलेश यादव डेमोग्राफी परिवर्तन की बात को मजाक समझ रहे हैं और पीएम मोदी पर पलटवार कर रहे हैं, जबकि डेमोग्राफी परिवर्तन का राज्यों पर क्या असर हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। यूसीसी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी दोगुना तेजी से बढ़ी। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पिछले 10 साल में मतदाताओं की संख्या 30% बढ़ गई। यह ग्रोथ राज्य में पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के औसत से भी ज्यादा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हरिद्वार में मुस्लिम आबादी 34.3% और उधम सिंह नगर में 22.5% के पार चली गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी डेमोग्राफी परिवर्तन के आंकड़े चिंताजनक हैं। आजादी के बाद 1947 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 12% और हिंदू आबादी 88%। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% और हिंदू आबादी घटकर 70.5% हो गई। अनुमान है कि 2025 में बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से 33% हो गई होगी। झारखंड की बात करें तो यहां आदिवासियों की आबादी 35% से घटकर 24% रह गई, जबकि झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% से बढ़कर 27% हो गई। असम में भी यही हाल है। 1951 में 73% हिंदू और 24% मुसलमान आबादी थी। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 62% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 34% हो गई। अनुमान है कि 2050 तक असम में हिंदू आबादी घटकर 48% हो जाएगी और मुस्लिम आबादी बढ़कर 52% हो जाएगी। यानी अगले 25 साल में असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब यहां एक बात समझिए, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए मुसलमान की आबादी बढ़ रही है तो दिक्कत। मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान की आबादी बढ़ रही है इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश और रोहिंग्या अगर आ जा रहे हैं और वो मुसलमान है और वो मुसलमान की आबादी के साथ जुड़ के उनका आंकड़ा आएगा तो वो तो बढ़ा हुआ दिखेगा। दिक्कत उनसे है कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या आके यहां क्यों जुड़ रहा है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये जो बाहरी है उसको बाहर करने का मामला है। और पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा कि ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक को आग लग गई। गांधी जी जब संघ के कैंप गए थे तो क्या देखकर शॉक्ड रह गए थे। संघ के 100 साल और देश के लिए समर्पण के इतिहास का वो चैप्टर जो आप में से कईयों ने सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बहुत कुछ आज कहा और आरएसएस का नाम ले लिया तो बहुतों को आग लग गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाल किले से संघ का नाम लिया गया। लेकिन जिन लोगों का एजेंडा ही संघ के खिलाफ नफरत फैलाने का हो, वो लोग कहने लगे कि संघ ने तो आजादी की कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, फिर संघ का नाम लाल किले से क्यों लेना। कई लोग कहने लगे कि संघ की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब मोदी के संघ के बारे में बोलने भर से पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया।
लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि संघ की कोई हिस्ट्री नहीं, संघ ने अपने 100 साल में कुछ किया ही नहीं, उन लोगों को पाठशाला की इस हिस्ट्री की क्लास को डिटेल में देखना चाहिए। पहले देखिए कि पीएम ने बोला क्या, उस पर हंगामा क्या मचा, उसका ट्रेलर देखिए, फिर फैक्ट्स बताता हूं। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए जो किया है, उसके बाद पीएम मोदी आज खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से देश सेवा का काम कर रहा है और इस संगठन की राष्ट्र सेवा पर देश गर्व करता है। सुनिए आज पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको लेकर कैसे बवाल मच गया है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन आरएसएस का नाम सुनकर पूरा विपक्ष सिर्फ परेशानी नहीं, हैरान भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाल किले से पीएम मोदी आरएसएस की तारीफ करें। पिछले 100 साल में आरएसएस ने देश के लिए क्या क्या किया है, क्यों देश को आरएसएस की जरूरत है, यह भी बताऊंगा। उससे पहले सुनिए कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर क्या कहा। और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया, जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था, इन्होंने विरोध किया था। लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। कांग्रेसी अपने हिसाब से इतिहास बता रहे हैं, तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने बैन किया था और इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी, वो नहीं दिखा। एक मैडम पूछ रही हैं कि आरएसएस की कानी उंगली भी नहीं कटी थी आजादी की लड़ाई में। गांधी परिवार ने क्या क्या कटवा दिया था भाई, गला कटवा दिया था क्या? नेहरू जी ने गला कटवा दिया था क्या आजादी की लड़ाई में? जो कांग्रेस अभी आरएसएस को कोस रही है और कह रही है कि लाल किले में से पीएम ने संघ का नाम क्यों ले लिया, उसे यह भी देखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लाल किले के राष्ट्रीय आयोजनों में आरएसएस के लोग भी आते थे।
ये तस्वीरें 1963 की हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और तब दिल्ली की रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1963 में आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली बुलाया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को देशभक्तों का संगठन कहा था। आरएसएस के 3000 स्वयंसेवक कम से कम समय में ही दिल्ली पहुंचे थे और फुल ड्रेस के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। लेकिन आज आरएसएस का विरोध करना कांग्रेस की सियासी मजबूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि आरएसएस के खिलाफ बोलने से एक विशेष वर्ग बहुत खुश हो जाएगा। इसी वजह से आरएसएस के खिलाफ नफरत भरा एजेंडा चलाया जाता है और इसमें कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी हमेशा जुड़ जाती हैं। अखिलेश यादव ने तो आरएसएस का नाम लेकर आज कह दिया कि पीएम मोदी मुंह से स्वदेशी हो सकते हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। कांग्रेस और अखिलेश ने संघ पर हमला किया तो ओवैसी पीछे कैसे रह सकते थे। ओवैसी ने भी लिख दिया कि आरएसएस का महिमा मंडन करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। मोदी एक स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर सकते थे तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से ऐसा क्यों करना पड़ा। चीन हमारा सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हमारे भीतर है, संघ परिवार द्वारा फैलाई जा रही नफरत और विभाजन। ये लोग संघ के इतिहास को नकारते हैं, पूछते हैं कि संघ का इतिहास ही क्या है, संघ ने 100 साल में किया ही क्या है। जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते उन्हें आज बताता हूं कि 100 साल में संघ ने क्या क्या किया। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की, जिन्हें डॉक्टर जी कहा जाता है। वो नागपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आपको बताता हूं कि जब वो 13 साल के थे तो प्लेग महामारी से उनके माता पिता का निधन हो गया। हेडगेवार साहब ने पुणे से मैट्रिक की पढ़ाई की और बाद तब के कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई की और साल 1915 में वो डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कई सालों तक सक्रिय तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर संघ की स्थापना इसलिए की क्योंकि हेडगेवार का मानना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर संगठित करना जरूरी है, जिससे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा जहां कांग्रेस ब्रिटिश राज के अंदर स्वतंत्र डोमिनियन के स्टेटस की मांग कर रही थी, वहीं हेडगेवार लगातार कहते थे कि भारत की पूर्ण आजादी का लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए। वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए, जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी और उन्होंने माना नहीं। उन्हें 1 साल की जेल